Hi guys, so this is November 2016 and in this we'll be dealing with our first article that is of The Hindu. अब इसमें कहा गया है कि मेकिंग क्लाइमेट रूल्स एट माराकेश इज़ इन मोरक्को, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि जो हमारा COP21 हुआ था लास्ट ईयर पेरिस में, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, एंड आवर फर्स्ट मतलब एंडेवर ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, जो था दैट वाज इन 1992 रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हर ईयर जो होती है, ठीक है, वो याद रखनी है कहाँ कहाँ पे होती है। बेसिकली 2005 से 2010 एंड 1992 से 1997, मतलब 1997 दैट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो इज इन जापान। मतलब ये चीज़ें याद रखने कौन सी जगह कहाँ पे है और उसमें बेसिकली क्या क्या हुआ था, ठीक है। दो पॉइंट्स हर एक के। अब इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली क्या कहा गया है कि जो इस ईयर मतलब COP22 होगी, ठीक है, दैट इज़ इन माराकेश मोरक्को। तो पिछला जो अग्रीमेंट था उसमें ये था कि इम्पॉर्टेंट INDCs रखे गए थे, ठीक है, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें INDCs में क्या था, इंडिया ने अपना INDC रखा, ठीक है, उसमें कुछ टारगेट्स थे, ठीक है। और उसमें ये बेसिकली पेरिस क्लाइमेट चेंज में था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो भी मतलब कार्बन यूज़ किया, कार्बन एमिशंस किए हैं, उन्होंने जो कार्बन बजट है उसको यूज़ किया है, ठीक है। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू यूज़ दैट। बट इंडिया ने एक बहुत अच्छा मतलब एक लेवल सेट किया कि वी विल बी स्टार्टिंग विद रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम सभी ने डेवलप्ड कंट्रीज, जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उस टाइम से मीन्स फ्रॉम पोस्ट 1750s, तो तब से उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए हैं, ठीक है, अपनी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। लेकिन इंडिया जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, इट इज़ स्टिल इन द पाथ ऑफ ग्रोइंग इट्स इकोनॉमी। तो वो अपने जो लेवल्स हैं वो पहले ही हम रिन्यूएबल एनर्जी से ही वो इकोनॉमी खड़ी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द गुड स्टेप। बट समटाइम्स ये यूटोपियन लगता है कि मतलब ये हो भी पाएगा, अचीव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट एज वी आर बूस्टिंग मेक इन इंडिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विंड एनर्जी, ठीक है, विंड मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, ठीक है, बिटवीन 194 कंट्रीज आई थिंक, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच है, ठीक है, सनशाइन कंट्रीज भी बोला जाता है ना। तो इसके लिए मतलब हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज चाहिए, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट में भी हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, ताकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। एक तो पोल्यूशन कम होगा और दूसरे एफिशिएंट होंगे जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे, ठीक है। और बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट है क्या कि 2 डिग्री सेल्सियस जो वर्ल्ड ओवर टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उससे कम ही हमने रखना है, उससे ज़्यादा नहीं बड़ा करना। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ग्रीनलैंड है, उसकी आइस, आर्कटिक ओशंस की मतलब ओशन की या आर्कटिक जो सर्कल है उसमें जो आइस कैप्स हैं वो पिघल जाएंगी और सी लेवल राइज हो जाएगा। और जो ये आइलैंड्स हैं जैसे मिडल अमेरिकन आइलैंड्स हैं, इंडोनेशियल आइलैंड्स हैं, मॉलडीव्स है, दे विल बी द फर्स्ट टू बियर द ब्रंट ऑफ दिस, ठीक है। पानी बढ़ जाएगा तो इनकी जो लैंड है वो कम हो जाएगी या डूब ही जाएंगे कम्प्लीटली। सो ये सब कुछ ख्याल रखते हुए जो मिटिगेशन है, ठीक है, जो डिज़ास्टर मिटिगेशन होगा, मिटिगेशन करने के लिए से प्रोएक्टिवली एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की ज़रूरत पड़ी कि डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये फंड देंगी। दैट विल बी $100 बिलियन पर ईयर, ठीक है, बाय 2020 से शुरू होगा ये प्रोसेस। लेकिन इस आर्टिकल में ऑथर ने कहा है कि जो COP21 में सभी ने अपने INDCs रखे या सभी ने जो जो एग्रीमेंट्स पे साइन किया,
उससे भी ज़्यादा एग्रीमेंट्स रखने चाहिए, उससे भी ज़्यादा क्लॉजेज डालने चाहिए, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट हुए हैं वो भी बहुत कम है। जैसे कि अब डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट बाइंडिंग टू इट, ठीक है, अगर बाइंडिंग ही नहीं होंगे, ठीक है, विल दे बी एवर सीरियस, ठीक है, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसमें ये भी कहा गया दैट इज़ रिसेंट प्रेसिडेंट इलेक्शंस इन यूएसए, ठीक है, डोनाल्ड जे ट्रम्प विंस द इलेक्शन। ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन हु सेड इन द कैंपेन कि क्लाइमेट चेंज इज़ नथिंग, ठीक है, तो वो पेरिस क्लाइमेट चेंज को रेटिफाई नहीं करेंगे, इसके 60% चांसेस हैं, ठीक है, बट मोर देन दैट। सो अगर नहीं किया तो हाउ दिस विल टर्न आउट, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि क्लाइमेट चेंज की बाद में कार्बन बजटिंग की बात हुई है। कार्बन बजट में क्या होता है कि सपोज करो देयर इज़ 100 इज एक क्वांटिटी है, जिसमें से 60 ऑलरेडी यूज़ कर लिया गया है इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ने, ठीक है, उसमें से 40 रह गया। अब 40 जो रह गया है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ इकट्ठे यूज़ करेंगे, कि वो ये करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अगर बराबर लेके आना, इक्वलाइजेशन करनी है, तो वो यूज़ करें डेवलपिंग कंट्रीज़, हम कम यूज़ करेंगे, मतलब कि डेवलप कंट्रीज़ कम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी भी कोई बात नहीं हुई, बिकॉज वो भी तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, जो रह बचा कुचा रह गया। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड एक अच्छा बढ़ावा है, लेकिन उसके साथ हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड फाइनेंशियल ट्रांसफ़र GCF आ गया, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इशू क्या आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जो WTO में सीन चल रहा है। सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे जल्दी से जल्दी मतलब आउट करके प्रॉब्लम्स को, वी हैव टू रियली वर्क अपॉन इट, बिकॉज इट इज़ एन बर्निंग इशू फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल एंड द नेक्स्ट वन इज द मिस थेरेसा मेज विजिट। अब इसमें अंडरवेलमिंग वर्ड यूज़ किया है। वाई दिस वर्ड इज हैव बीन यूज्ड इज बिकॉज अब ब्रेक्सिट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन हैव बीन एक्सिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन and it will be implemented by 2017, first quarter of 2017. So what are its implications on India? लेकिन अब जब मिस थेरेसा में प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं UK की, तो उसमें पहले तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, 200 साल उन्होंने हम पे राज भी किया है। सो वी हैव लिटरली गेन्ड द कल्चर फ्रॉम देयर, ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग सूट बूट वाला सीन, ठीक है, और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं जो दोनों में हैं, दोनों कंट्रीज में, UK एंड इंडिया। लेकिन अब थेरेसा मे ने जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ठीक है, H1B वीज़ा पे, अब वो इंडियन IT इंडस्ट्रीज़ को बहुत हार्म करेंगी। ऊपर से ब्रेक्सिट पे भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ का बहुत हार्म होगा, बिकॉज दोनों समझाता हूँ कि ब्रेक्सिट का क्या है कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो ब्रिटेन में अपना सेटअप करके बैठे थे और यूरोप की मार्केट को एक्सेस कर रही थी, अब जब दोनों डिफरेंट मतलब अलग अलग हो गए, तो फिजिकल पॉलिसी दोनों के अलग अलग होगी, टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द मार्केट सिनेरियो, ठीक है, फॉर इंडियन IT कंपनीज हु आर वर्किंग इन ब्रिटेन, पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड, अब जो ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें क्या हुआ कि पहले होता था कि अगर 20,800 पाउंड्स किसी एम्प्लॉय की सैलरी है पर ईयर, तो ही कैन विजिट फ्रॉम इंडिया टू UK, बट अब $10,000 मतलब सॉरी 10,000 पाउंड उसका वो बढ़ा दिया गया है, क्या नाम है, थ्रेशोल्ड, दैट इज़ 30,800। अब मिनिमम सैलरी अगर जिसकी 30,800 है, ही कैन ओनली गो टू ब्रिटेन और UK यूजने से। तो वो जो बंदे हमारे जा रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के, वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि सभी की सैलरी इतनी नहीं होती, ठीक है। तो लैक ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हुआ कि कम हो गए लोग जाना, ठीक है। और UK की जो अपनी इकॉनमी है ब्रेक्सिट के बाद वो भी स्लो हो गई, ठीक है।
तो इंडियन फर्म्स में वहाँ पे भी जैसे टाटा स्टील ने कह दिया कि हम भाई अपना वो बिज़नेस यूके वाला बिज़नेस मतलब वो जो हमारी सब्सिडरी वो हम बंद करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल स्टील बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है और कंपनी से जो स्टील खरीदा जा रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे मतलब बिज़नेस नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो मतलब दिस इज़ एन इशू फॉर टाटा स्टील। तो ऐसी और बहुत सारी फर्म्स जिनके साथ सेम हैपनिंग हो रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में अंडरवेलमिंग यूज वर्ड इसलिए यूज़ किया गया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस पे कोई बात नहीं हुई व्हेन शी केम टू इंडिया, ठीक है। सो इन द एंड इंडिया यूके में ये है कि दे वांट क्वालिटी, दे मतलब शी हैव सेड कि वी नीड इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है। वी डोंट नीड इंडियन स्टूडेंट, वी नीड मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल, मतलब दे वांट आवर मनी, ठीक है। पर जब हमारे लोग जाएंगे वहाँ की इकॉनमी की जॉब्स लेंगे, दे डोंट वांट दिस, क्योंकि वो पहले ही यूरोप है जो माइग्रेशन से जूझ रहा है, माइग्रेशन के इशू से जूझ रहा है, फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑल, तो वो इशू है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेकेंड आर्टिकल गाइस फॉर 11th November. Thank you very much and all the best.